तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें टाइम में पीछे ले जाएगा। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसानी दिमाग को समझने की ये जो हमारी कोशिश है, ये शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी है फिलॉसफी से लेकर साइंस तक की। हम जो भी करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? हमारे ख्याल, हमारे एहसास, हमारे काम, इन सब के पीछे की वजह क्या है? और जानते हैं, यही वो बुनियादी सवाल है जिसने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले। अक्सर हमें लगता है कि दिमाग को समझना या मन की पढ़ाई करना ये सब कोई नई बात होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई मॉडर्न साइंस नहीं, बल्कि एक ऐसी खोज है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। अगर हम साइकोलॉजी के शुरुआती बीज ढूंढें तो वो हमें दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में मिलेंगे, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चीन हो या फिर ग्रीस। इन सब कल्चर्स ने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे मेंटल प्रोसेसेस और इमोशंस को समझना शुरू किया था। वो फिलॉसफी और कह सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए मन के रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। इसमें भी खास तौर पर जो भारतीय नजरिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ की जो फिलोसॉफिकल परंपराएं थीं, उन्होंने बाहर की दुनिया से ज्यादा इंसान के अंदरूनी अनुभव यानी उसके इनर एक्सपीरियंस पर फोकस किया। उन्होंने चेतना, कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस को समझने के लिए मेडिटेशन और योग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। सोचिए कितना गहरा नजरिया था। तो सदियों की फिलॉसफी के बाद अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। वो पल जब साइकोलॉजी ने खुद को एक फॉर्मल, एक आजाद साइंस के तौर पर दुनिया के सामने रखा। जी हां, 20वीं सदी में आकर सब कुछ बदल गया। ये साइकोलॉजी की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अब मन का अध्ययन सिर्फ दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन गया। और बस यहीं से मॉडर्न साइकोलॉजी का दौर शुरू हुआ। और इस बड़े बदलाव का हीरो कौन था? एक नाम याद रखिए, विल्हेम वुंट। इन्होंने ही दुनिया की पहली फॉर्मल साइकोलॉजी लैब खोली। इसी एक कदम ने साइकोलॉजी को एक अलग साइंटिफिक फील्ड की पहचान दिला दी। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। तो वुंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने साइकोलॉजी को एक एम्पेरिकल साइंस बनाया। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो अब मन के बारे में सिर्फ फिलॉसफी वाली बातें नहीं होंगी। अब लैब में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, आइडियाज को टेस्ट किया जाएगा, उन्हें नापा जाएगा। अब जैसे ही साइकोलॉजी एक साइंस बनी, एक नई जंग छिड़ गई। जंग इस बात की कि हमारा दिमाग, हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। इसी बहस से कई अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट पैदा हुए और सब के सब मन को समझने का अपना अपना दावा कर रहे थे। 20वीं सदी में देखें तो मोटे तौर पर 3 बड़े नजरिए सामने आए। पहला था साइको एनालिटिक, जो हमारे अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन पर फोकस करता था। दूसरा था ह्यूमनिस्टिक, जो इंसान की ग्रोथ करने की क्षमता पर जोर देता था। और तीसरा था कॉग्निटिव, जो हमारे सोचने समझने के तरीकों की पड़ताल करता था। तो सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच की। यहां एंट्री होती है सिगमंड फ्रॉइड की। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने दुनिया को हिला दिया। उनका कहना था कि हमारे ज्यादातर काम, हमारे ज्यादातर व्यवहार हमारे मन के एक ऐसे हिस्से से कंट्रोल होते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता, यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और यहीं पर विचारों का टकराव देखने लायक है। एक तरफ फ्राइड थे, जो हमारे मन की गहराइयों में छिपे संघर्षों की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो इंसान को मूल रूप से अच्छा मानती थी और उसकी ग्रोथ की क्षमता पर फोकस करती थी। ये इंसान को देखने के 2 बिल्कुल एक दूसरे से उलट तरीके थे। फिर आया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इस अप्रोच ने फोकस वापस मन की अंदरूनी मशीनरी पर डाला, लेकिन एक नए साइंटिफिक अंदाज में। इसमें यह समझने की कोशिश हुई कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, चीजों को याद कैसे रखता है और फैसले कैसे लेता है। एक तरह से दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह देखा जाने लगा। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट्स को जल्द ही यह समझ आ गया कि सिर्फ एक इंसान के मन के अंदर झांकना काफी नहीं है, हमें उस दुनिया को भी देखना होगा जिसमें वो इंसान रहता है। असल में किसी भी इंसान के बर्ताव को हम अकेले में एक वैक्यूम में नहीं समझ सकते। हमारा माहौल, हमारा कल्चर, हमारे रिश्ते, ये सब चीजें हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो अब साइकोलॉजी ये भी समझने लगी कि ये बाहरी चीजें हमें कैसे बनाती हैं, कैसे बदलती हैं। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, मन को समझने की ये खोल एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं।
दूसरी, हमें इंसान के अंदर और बाहर दोनों जगह देखना होगा, यानी उसका मन भी और उसका समाज भी। और आखिर में ये फील्ड हमेशा नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ रही है। और ये सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। मन को समझने की इस बड़ी खोज में अगला पड़ाव क्या होगा, अगला फ्रंटियर क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारी समझ बढ़ रही है, एक बात तो पक्की है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये खोज जारी है।